हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। लेकिन उसके पहले बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला टर्म, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले छोटी छोटी टर्म्स को हम लोग ध्यान देंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है जीन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है जीन। एक सिंपल सी बात है कि डीएनए के बारे में मैंने बताया था, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल होगी, सेल के अंदर डीएनए होगा। अब वो डीएनए साइटोप्लाज्म में है तो प्रोकैरियोटिक है, अगर न्यूक्लियस में है तो यूकैरियोटिक है, फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे की बात करते हैं कि आखिरकार जीन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एनी स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास डीएनए का कितना भी बड़ा टुकड़ा हो बेटा, अगर उसका कितना भी छोटा टुकड़ा, कितने भी फ्रेगमेंट्स हम कर लें, हर एक फ्रेगमेंट उसका क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। और जीन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, तो ये भी आप जानते हैं। अगर मैं आपको ये बताना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मेरे पास ये इस तरीके से यहाँ पर डीएनए है और डीएनए को मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया, ठीक। आप बताओ, इसका एक टुकड़ा कर दिया, दो टुकड़ा कर दिया, तीन टुकड़ा कर दिया। ईच फ्रेगमेंट, यहाँ पर एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। उसमें हमें कुछ नहीं देखना है, अगर वो डीएनए का टुकड़ा है तो उसे जीन कहा जाएगा। खत्म। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे बोलते हैं सिस्ट्रॉन। बहुत अच्छे से समझिएगा, सिस्ट्रॉन हम डीएनए के उसी स्पेसिफिक सेगमेंट को बोलते हैं बच्चों जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन या पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करे। मतलब कोई भी डीएनए का टुकड़ा तो जीन हो सकता है, लेकिन सिस्ट्रॉन उसे ही बोला जाएगा हमेशा जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा। और पॉलीपेप्टाइड को कोड कब करेगा? मतलब उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो, एमआरएनए बने, उसका ट्रांसलेशन हो और पॉलीपेप्टाइड चेन बने। मतलब अगर डीएनए बहुत बड़ा है, उसके किसी भी टुकड़े को आप ले लें तो क्या है? जीन। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे टुकड़े को लें जो पॉलीपेप्टाइड चेन कोड करता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्ट्रॉन। लेकिन अगर किसी ऐसे टुकड़े को ले लें जो पॉलीपेप्टाइड कोड चेन को कोड नहीं करता है, तो वो जीन तो है लेकिन सिस्ट्रॉन नहीं है। ओके, हमने कहा एक स्पेसिफिक, तो यहां पे लिखा गया एक स्पेसिफिक, कोई भी नहीं, एनी सेगमेंट नहीं, ए स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब देखा ही गया कि यहां पर कुछ डीएनए, कुछ ऑर्गेनिज्म के डीएनए ऐसे हैं, कुछ सेल के डीएनए ऐसे हैं जो जिसका एक सेगमेंट है जो केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन को एक बार में कोड करता है, और कुछ ऐसे सेल के डीएनए हैं जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करते हैं। तो हमने कहा जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए अगर आप लेते हैं तो वो देखा ये गया कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो हमेशा ऑल टाइम एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। मतलब उसमें सिस्ट्रॉन जो है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड एक बार में बनाता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद। तो आप बताओ, यहां पर अगर सिस्ट्रॉन जो है वो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है सेगमेंट, तब तो सिस्ट्रॉन है। लेकिन अगर वो यहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के, मतलब डीएनए का वह स्पेसिफिक सेगमेंट जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करे, उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर जीन क्यों बोल रहे हैं? जीन तो सेगमेंट ऑफ डीएनए है ही है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मतलब वह जो जीन का स्पेसिफिक पार्ट है जो पॉलीपेप्टाइड चेन कोड करता है, दैट इज सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है, सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो याद रखिएगा, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप ऑफ डीएनए या जीन जो पाया जाता है बच्चों, वो कहां पे? प्रोकैरियोट्स के अंदर। मैं बोल सकता हूं क्या? बैक्टीरिया बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल दीजिए, यहां पर बैक्टीरिया बोल दीजिए, ठीक है। तो हमने कहा ये है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लेकिन अगर वही कोई स्पेसिफिक डीएनए का सेगमेंट केवल और केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो आप बताओ, मोनो का मतलब क्या है? एक, और पॉली का मतलब क्या है? मोर देन वन। तो आप बताओ, अगर डीएनए का कोई भी टुकड़ा ले लो तो जीन है,
लेकिन अगर ऐसा टुकड़ा लो जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है तो ऐसा डीएनए मोनोसिस्टोनिक है जो यूकैरियोट में पाया जाता है। और अगर वो कोई डीएनए का टुकड़ा आप ऐसा लो जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, तो वो डीएनए पॉलीसिस्टोनिक डीएनए कहा जाएगा, जो कि प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया में हमेशा पाया जाता है। तो आज के बाद याद रखना है सिस्ट्रॉन कौन है। सिस्ट्रॉन हमेशा वो है जो पॉलीपेप्टाइड चेन कोड करता है, और अगर एक करता है तो मोनोसिस्टोनिक, एक से ज्यादा करता है तो पॉलीसिस्टोनिक। और पॉलीसिस्टोनिक यहां पर याद रख सकते हैं, पॉलीसिस्टोनिक का जो पी है उससे आप प्रोकैरियोट ध्यान रख सकते हैं, और मोनोसिस्टोनिक जो है वो किस में पाया जाएगा, यूकैरियोट में। ओके, मतलब ये है कि अगर आप यूकैरियोट के किसी डीएनए सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करते हैं तो वो सेगमेंट एक बार में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन देगा। लेकिन अगर आप यही प्रोकैरियोट के अंदर करते हैं तो वो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर सकता है, करता है, इसीलिए पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। तो सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है वो पता चला, जीन क्या है पता चला, और कितने टाइप के हैं और कहां पाए जाएंगे, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आज के बाद सवाल पूछा जाए प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक, और यहां पर यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक। मतलब कि एक पार्ट अगर डीएनए का यूकैरियोट में लेंगे तो वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन एक बार बनाएगा, जबकि प्रोकैरियोट में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कोड करता है। तो यहां पर दूसरा जो टर्म हम लोग पढ़े बेटा सिस्ट्रॉन, तो पहला है जीन आपका और दूसरा है सिस्ट्रॉन। बहुत कायदे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड नंबर की जो बात है वो है स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। कौन सी, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन को एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो डीएनए का वह सेगमेंट तो जीन है ही है, लेकिन अगर वो किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, मतलब एमआरएनए को फॉर्म कर रहा है और साथ में पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म कर रहा है, अगर एमआरएनए का स्ट्रक्चर बना रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन में जा रहा है, और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर बनाएगा या प्रोटीन बनाएगा तो गारंटी ट्रांसलेशन में जा रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं डीएनए का वह टुकड़ा या डीएनए का जो टुकड़ा आप ले रहे हैं वह जीन तो कहलाएगा ही, क्योंकि कोई भी टुकड़ा जीन कहलाता है। बिल्कुल, तो आप बताओ जीन जो ट्रांसक्रिप्शन में जाके एमआरएनए का स्ट्रक्चर बनाए और जो ट्रांसलेशन में जाके प्रोटीन का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो उसे हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो आप कहेंगे सर सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन में फर्क क्या है। बेसिकली बेटा स्ट्रक्चरल जीन जो है वो सिस्ट्रॉन को ही एक्चुअल में बोलते हैं, या स्ट्रक्चरल जीन जो है वो सिस्ट्रॉन ही होती है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी बायोलॉजी के अंदर हम लोग अपने मतलब से लूज वर्डिंग्स में जीन वर्ड को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन को आप बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो ये अंदर की अंडरस्टूड बात होती है अपने आप कि जीन का मतलब एनी, जब आप डिफाइन करने पे आएंगे तब तो एनी स्मॉल सेगमेंट बोल देंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन की जगह भी नॉर्मली जीन बोल के हम लोग बात को समझ जाते हैं लूज वर्डिंग में, जबकि तीनों में बिल्कुल डिफरेंस है। और सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन एक जैसी बात है। और सिस्ट्रॉन किसमें कैसा पाया जाता है, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, वो मैंने बता दिया। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कराऊं, अगर कोई भी डीएनए आपके पास है, ये डीएनए है, इसका कोई भी टुकड़ा आप काट लीजिए, वो क्या होगा, जीन होगा। ठीक है, कोई भी टुकड़ा आप काट लीजिए, चाहे वो कुछ बनाता हो ना बनाता हो, डजंट मैटर, तो ये क्या होगा, जीन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से कम 10 टुकड़े करिए, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा उठाइए जो पॉलीपेप्टाइड चेन ना बनाता हो, तो आप क्या कहेंगे, सर ये जीन तो है, सिस्ट्रॉन नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, सर ये स्ट्रक्चरल जीन नहीं है। लेकिन अगर इसी 10 टुकड़े में से कोई एक ऐसा टुकड़ा आप उठा लीजिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा हो, तो आप कहोगे ये टुकड़ा सर जीन तो है, लेकिन ये ऐसी जीन है जो स्पेसिफिक है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। लेकिन अगर एक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन कोड कर रहा है तो मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट के अंदर, और अगर एक से ज्यादा कोड कर रहा है तो पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट के अंदर। ओके, अब थर्ड आता है स्ट्रक्चरल जीन। एक्चुअल में सिस्ट्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल जीन जो है वो क्या है, ऐसी जीन जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करे। स्ट्रक्चर कौन कौन सा, यहाँ पे एमआरएनए, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, ऐसी जीन जो यहाँ पे क्या फॉर्म करे, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर कौन कौन सा, एक तो एमआरएनए का फॉर्मेशन करे और दूसरा प्रोटीन का फॉर्मेशन या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करे। तो आप बताओ यहाँ पर
ऐसी जीन जो डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन में जाए, एमआरएनए का स्ट्रक्चर बनाए और फिर ट्रांसलेशन में जाके प्रोटीन प्रोडक्ट या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर फॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन। तो आप यही तो सिस्ट्रॉन में भी आप बोल रहे थे, तो सिस्ट्रॉन को एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन के नाम से भी बोल दिया जाता है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन दोनों को हम नॉर्मली कॉमनली जनरली नहीं यूज करते हैं, जीन वर्ड से ही काम चलाते हैं। आइए अब हम एक यूकैरियोटिक डीएनए, तो आप कहेंगे कि सर यूकैरियोटिक डीएनए आप लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले ये बताइए, आपने कहा एक डीएनए है, इसमें से वो टुकड़ा उठाइए जो कुछ भी कोड नहीं करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन को नहीं बनाता है। तो मेरा आपसे पहला सवाल, बच्चे का स्टूडेंट ये सवाल सर से कर रहा है कि सर एक बात बताइए, इसका मतलब डीएनए के अंदर ऐसे भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते, जो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं कोड करते, बस उसी की बात कर रहे हैं बेटा, जो कुछ नहीं कोड करते हैं ऐसे टुकड़े भी होते हैं, मतलब जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं कभी, जो फंक्शनल नहीं होते हैं, जो एक्टिव नहीं होते हैं, जो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाते हैं, और उन्हीं के बीच में एक्सप्रेस होने वाले जो टुकड़े हैं डीएनए के वो भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब आप कहोगे सर जो एक्सप्रेस होते हैं उनका तो काम है कि वो एमआरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, वो तो हमारे अंदर रह सकते हैं, लेकिन अगर जो कुछ नहीं कोड करते वो क्यों हैं, और अगर हैं तो गारंटी है आज की डेट में उनका कोई फायदा होगा, और अगर हमारे अंदर फायदा है तो जिनके अंदर नहीं है उनमें नुकसान क्या है। इन्हीं सब बातों के सवालों के जवाब देने के लिए आगे का जो चौथा हेडिंग है बेटा वो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक यूकैरियोटिक डीएनए। तो जब हमने यूकैरियोटिक डीएनए को बनाया तो हमने ये देखा कि उसमें एक तो ग्रीन पोर्शन है और दूसरा जो है ये यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो यहाँ पे ये पोर्शन है और दूसरा यहाँ पे ये पोर्शन है। आप देखिए अल्टरनेट है या नहीं है, बिल्कुल अल्टरनेट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने कहा यूकैरियोटिक डीएनए आप बनाइए, तो बोले सर यूकैरियोटिक सेल ले आए, उसके न्यूक्लियस में से डीएनए निकाल लिया और डीएनए को इस तरीके से पूरा फैला दिया, और जब उसके डबल स्ट्रैंडेड होगा ही होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर मैं कह दूं 5' यहाँ पर मैं कह दूं 3', यहाँ पर मैं कह दूं 3', यहाँ पर 5', डजंट मैटर, एंटी पैरेलल, ये सब बात हो चुकी है। आइए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि इस डीएनए के पूरे लेंथ में क्या पूरा डीएनए पॉलीपेप्टाइड चेन कोड करता है, हर एक टुकड़ा कोड करता है? नहीं। इसका मतलब कुछ ऐसे टुकड़े भी हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते हैं। तो हमें यही पढ़ना है कि यहाँ पर दो तरीके के दो पोर्शन हैं डीएनए के अंदर, कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग पार्ट भी है, एक्सप्रेस पार्ट भी है, अनएक्सप्रेस पार्ट भी है, एक्टिव इनएक्टिव पार्ट भी है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट भी है। आखिर उनका फायदा और नुकसान क्या है आइए देखते हैं। हमने कहा यहाँ पर जो कोडिंग है, ध्यान सुनिएगा भैया, यहाँ पर जो कोडिंग पार्ट है वो मैंने यहाँ पर नीले से दिखा दिया, ओके, ये ब्लू कलर से दिखा दिया। ब्लू कलर से जो दिखा रहे हैं ये ब्लू कलर वाला पोर्शन जो है ये क्या है, कोडिंग। तो आइए एक ब्लू और एक ग्रीन इन दोनों को पढ़ लेते हैं, इसी तरीके से पूरा डीएनए हमारा बना होगा, ओके ठीक है। हमने कहा इस ब्लू वाले पोर्शन को एक हम नाम देते हैं कि ये कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए, एमआरएनए बनाता है, तो हम कहेंगे ये कोडिंग है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसीलिए एक्सप्रेस्ड है। और जब ये कोई प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा तो वो कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, इसका मतलब ये एक्टिव भी है और एक्टिव के साथ साथ फंक्शनल है। तो आप चाहे इसे कोडिंग बोल दीजिए, चाहे एक्सप्रेस्ड बोल दीजिए, या फिर एक्टिव बोल दीजिए, या फिर फंक्शनल। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर डीएनए का वह पार्ट जो कोडिंग है, कोडिंग सीक्वेंस है, एक्सप्रेस्ड है, एक्टिव पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, ऐसे पार्ट को हम एक नाम देते हैं बेटा एक्सॉन। क्या नाम देते हैं? एक्सॉन। याद रखिएगा डीएनए, लेकिन ये यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर यहाँ पर एक्सप्रेस्ड पार्ट हो, फंक्शनल पार्ट हो, एक्टिव पार्ट हो और कोडिंग पार्ट हो, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता हो, जो एमआरएनए बनाता हो, जो ट्रांसक्रिप्शन में जाता हो, जो ट्रांसलेशन में जाता हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड द एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोला जाएगा कोडिंग पार्ट को। नेक्स्ट आइए, हमने कहा
अगर मैं कहूं कि कोडिंग पार्ट जो है वो किसमें प्रेजेंट होगा, भैया कोई भी दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर चाहे कोई फीचर प्रॉपर्टी कैरेक्टर होगा, उसके लिए डीएनए का टुकड़ा ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा, जीन ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसके लिए उसमें एक्सप्रेस सीक्वेंस का तो होना जरूरी है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। तो हमने कहा कि प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए पूरी तरह से प्रोकैरियोट जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में कोडिंग पार्ट तो होगा ही होगा, प्रोकैरियोटिक डीएनए में भी होता है और यूकैरियोटिक डीएनए में भी होता है। बोले सर ठीक है, लेकिन इसके अलावा पहली चीज तो यहां पर जो आई है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए में होता है एक्सॉन, हाँ होता है, यूकैरियोटिक डीएनए में दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब हमने कहा कि थर्ड पोर्शन है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप गौर से सुनिएगा। यूकैरियोट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोट के अंदर ये और एक जगह पाया जाता है और वो पाया जाता है एचएनआरएनए के अंदर और एमआरएनए के अंदर। एचएनआरएनए क्या है, पहली चीज तो ये है, एचएनआरएनए का फुल फॉर्म है बेटा हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। पहली चीज तो ये कि अगर डीएनए का यह टुकड़ा ट्रांसक्रिप्शन में जाता है तो कहां जाएगा, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो आप बताओ ये आरएनए भी कहां बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए, इसलिए न्यूक्लियर आरएनए बोल रहे हैं। लेकिन उस टुकड़े के अंदर यहां पर जो जीन जाएगी, इस टुकड़े के अंदर एक्सॉन होगा, बोले हाँ एक्सॉन होगा। लेकिन अभी आप आगे पढ़ोगे कि यहां पर इंट्रॉन भी पाया जाता है, मतलब कि जो एचएनआरएनए होता है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो हमने कहा यदि डीएनए का कोई टुकड़ा ट्रांसक्रिप्शन में जाता है तो वो क्या बनाता है, यहां पर एचएनआरएनए, लेकिन कहां पर, यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोट में नहीं। कारण आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर अगर ट्रांसक्रिप्शन में कोई टुकड़ा डीएनए का गया यहां से लेके यहां तक, तो आप बताओ वो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनाएगा, इसलिए न्यूक्लियर आरएनए। लेकिन उस आरएनए के अंदर एक्सॉन तो होगा ही होगा, साथ में इंट्रॉन भी होगा। तो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों डिफरेंट, यहां पे दोनों डिफरेंट हैं, इस वजह से प्रेजेंट होने के नाते यहां वर्ड बोला जाता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट तुरंत बाद पहली बार जो बनता है, इसीलिए बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद पहली स्ट्रक्चर जो बनती है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ओके, अगला आता है, इसी से आगे चल के बनता है एमआरएनए। सो एचएनआरएनए इज द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। ओके, ये अनस्टेबल होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, इसका मतलब अनस्टेबल से स्टेबल बनाना पड़ेगा, अनप्रोसेस से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, इनएक्टिव से एक्टिव बनाना पड़ेगा, इमेच्योर से मैच्योर बनाना पड़ेगा। तो बोले सर एचएनआरएनए, इसका मतलब एक लाइन क्लियर हो गई कि जब भी यूकैरियोटिक डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा कभी भी डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एचएनआरएनए। क्यों एचएनआरएनए, क्योंकि उसमें एक्सॉन भी होगा और इंट्रॉन भी होगा। तो बोले सर इंट्रॉन पढ़ा है, इंट्रॉन भी पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल यहां पे प्रोकैरियोट एक्सप्रेस होने वाला सीक्वेंस एक्सॉन है और वो प्रोकैरियोटिक डीएनए में भी है और यूकैरियोटिक डीएनए में भी है, ठीक है। लेकिन जब यूकैरियोटिक डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है किसी सेगमेंट का, तो उसमें पहला जो बनता है वो एचएनआरएनए, फिर एचएनआरएनए ही आगे चल के यहां पर बना लेता है क्या, एमआरएनए। एचएनआरएनए से ही क्या बनता है बच्चों, एमआरएनए। तो एचएनआरएनए क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, सबसे पहले ये बना। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए मतलब एचएनआरएनए से ही एमआरएनए आगे चल के बनेगा। अनस्टेबल है, आगे एमआरएनए स्टेबल होगा, ठीक है। तो एमआरएनए जो होता है वो स्टेबल होता है प्रोसेसिंग के बाद, मतलब प्रोसेस्ड होता है, एक्टिव होता है, मैच्योर होता है और एमआरएनए नाम दिया जाता है। मतलब एचएनआर, पहले तब आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी यूकैरियोटिक डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हमेशा हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये बात मैंने रेप्लिकेशन वाले वीडियो में बताई है, उसमें स्टार्टिंग में आप जरूर देखिएगा कि हमेशा एक ही स्ट्रैंड, और वो भी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करता है, और वो भी पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता है, पर्टिकुलर रीजन या सेगमेंट ही केवल ट्रांसक्रिप्शन में जाता है। तो वो कभी भी डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनाएगा, पहले बनाएगा एचएनआरएनए जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होंगे। लेकिन हमें केवल एक्सॉन एक्सॉन चाहिए क्योंकि वही एक्सप्रेसिंग है, तो हम उसे प्रोसेसिंग करेंगे, यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग करके हम क्या बनाएंगे, एमआरएनए। ओके, तो आप बताओ
बताओ प्रोकैरियोटिक डीएनए में भी होगा, यूकैरियोटिक डीएनए में भी होगा, एचएनआरएनए में भी होगा और एमआरएनए एक्सप्रेस्ड है तो ये सब में होगा। ये ध्यान रखना है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे एचएनआरएनए हो, चाहे एमआरएनए। ओके, अगला ये सारे नाम बच्चों हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब इस आरएनए के अंदर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, न्यूक्लियर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट बाद पहली बार बना है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे नाम जो है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, अनस्टेबल अनप्रोसेस्ड इनएक्टिव इमेच्योर एमआरएनए, एचएनआरएनए को ही बोला जाता है। ये केवल यूकैरियोट में बनता है, प्रोकैरियोट में नहीं बनता है। प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग नहीं होती है, प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, उसमें डायरेक्टली एमआरएनए ही अवेलेबल होता है। आइए अब बोले सर ठीक है, एक्सॉन तो समझ में आ गया कि डीएनए का वह टुकड़ा जो एक्सप्रेस होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक है, तो बोले सर ये तो सिस्ट्रॉन वाली बात, हाँ, लेकिन अब हम इसे दो अलग अलग हिस्से में दूसरे आधार पे बांट रहे हैं कि आखिरकार इनएक्टिव और एक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए यहां पर दूसरा पार्ट जो आता है बच्चों वो है इंट्रॉन। बोले सर ये क्या है, बोले ये नॉन कोडिंग है, कुछ भी कोड नहीं करेगा, कभी नहीं कोड करेगा, ये अनएक्सप्रेस्ड है, कभी एक्सप्रेस नहीं होगा। ये कैसा है, इनएक्टिव है। तो आप बताओ ये नॉन कोडिंग है, ये अनएक्सप्रेस्ड है, ये इनएक्टिव है, मतलब कोई एक्टिविटी है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा इसीलिए इसे बोलते हैं बेटा जंक डीएनए। क्या बोलेंगे, जंक डीएनए। और कभी फंक्शनल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल। और खास बात यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस बच्चों रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, तो डीएनए का जो रिपीटेशन सीक्वेंस से बना है दैट इज कॉल्ड द रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। तो आप बताओ इसे नॉन कोडिंग, अनएक्सप्रेस्ड, इनएक्टिव, जंक डीएनए, नॉन फंक्शनल, रिपीटेटिव या सैटेलाइट डीएनए बोल सकते हैं। और एक नाम यहाँ पर जो लिख रखा है दैट इज कॉल्ड द इंट्रॉन। तो आप बताओ एक्सॉन क्या है, कोडिंग है, इंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग, एक्सप्रेस्ड, अनएक्सप्रेस्ड, एक्टिव, इनएक्टिव, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। यहां पर ये नॉन फंक्शनल या जंक डीएनए को रिपीटेटिव या सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ये किसी काम का नहीं है, किसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं होता है, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाता है, कोई एमआरएनए कभी भी नहीं बनाता है। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों यूकैरियोटिक डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल अकेले एक्सॉन नहीं है और अकेले इंट्रॉन है। और दूसरी बात, एक साथ कभी सारे एक्सॉन नहीं होंगे और एक साथ कभी पूरे इंट्रॉन नहीं होंगे। फिर कैसे होगा, इंट्रॉन्स जो हैं वो एक्सॉन्स के बीच बीच में फैले होते हैं। तो अब सवाल ये आया कि यहाँ पे नॉन कोडिंग पार्ट जो है वो 98% से ज्यादा है और जो कोडिंग पार्ट है वो क्या है, लेस देन 2% है। तो आप बताओ यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्सॉन जो है वो लेस देन 2% है और इंट्रॉन जो है वो मोर देन 98% है। तो आप बताओ एक्सॉन्स तो बहुत छोटे छोटे जगह जगह बिखरे होंगे और उनके बीच में कौन होंगे, इंट्रॉन्स। तो आप देखो एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में कौन है, इंट्रॉन है। तो इंट्रॉन्स बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा बहुत रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो आप बताओ क्या दो एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरवीनिंग, मतलब इंटरफेयर कर रहा है, इंटरवीनिंग सीक्वेंस बिटवीन एक्सॉन्स, इसे बोलते हैं क्या, इंट्रॉन्स। ओके, अब सवाल ये है कि ये कहां होता है। तो बोले सर ये केवल और केवल ओनली प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक डीएनए, सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, यूकैरियोटिक डीएनए में। प्रोकैरियोटिक डीएनए तो बोले सर यूकैरियोटिक डीएनए में होगा तो आखिरकार इसका फायदा क्या होगा, एक तो ये बताना है। दूसरा ये अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए, अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो बोले सर अगर ये यहां है तो फायदा क्या है और जब प्रोकैरियोटिक डीएनए में नहीं है तो नुकसान क्या है, ये बताना है। और दूसरा कि अगर ये इंट्रॉन है तो आप बताओ क्या हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एचएनआरएनए मिलेगा उसमें तो हेट्रो वर्ड यही बताता है ना कि एक्सॉन इंट्रॉन दोनों। तो एचएनआरएनए में देखो आप यहाँ पे एक्सॉन भी है और यहाँ पे एचएनआरएनए के अंदर अगर आप देखेंगे तो एच आल्सो प्रेजेंट इन एचएनआरएनए। तो मतलब इंट्रॉन जो है वो एचएनआरएनए में होगा, एक्सॉन भी एचएनआरएनए में होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि एचएनआरएनए के अंदर जो है यहाँ पर H फॉर क्या है, हेट्रो, और हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट, और डिफरेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं एमआरएनए की जो कि केवल इससे बनेगा तो ओनली यहाँ पर क्या होंगे बेटा, एक्सॉन्स, ओनली एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने कहा प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक डीएनए
अब्सेंट। इंट्रॉन जो है वो यूकैरियोटिक डीएनए में तो होंगे लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए में अब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ऑल्सो प्रेजेंट इन एचएनआरएनए, ठीक है, एचएनआरएनए होंगे मैंने बता दिया, लेकिन एमआरएनए में इंट्रॉन क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि ऑल्सो अब्सेंट इन यूकैरियोटिक एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक में तो होगा ही नहीं, डीएनए में नहीं होगा, तो एमआरएनए की बात ही नहीं करनी है। अब बात यह है कि इंट्रॉन का प्रेजेंट होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसी चीज पे एनसीईआरटी लिखती है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंट्रॉन का प्रेजेंट होना ये करता है कि रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। रेमिनिसेंट का मतलब रिप्रेजेंट और एंटीक्विटी का मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर उतने कैरेक्टर फीचर और उतने ज्यादा एडवांस प्रॉपर्टी डेवलप नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन बहुत कम होता था, एनवायरनमेंट ऐसा था। लेकिन आज की डेट में इतना सब कुछ फेवरेबल होने के बावजूद भी ऐसे यहां पर सीक्वेंस पाए जा रहे हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, जो फंक्शनल नहीं है। इसका मतलब ये प्रिमिटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सवाल याद रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन रिप्रेजेंट्स द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टर, ठीक है। तो जीन बताया, सिस्टोन बताया, स्ट्रक्चरल जीन बताया। यूकैरियोटिक डीएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होंगे, प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिर्फ एक्सॉन होगा, इंट्रॉन नहीं होगा। एचएनआरएनए में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होंगे क्योंकि हेट्रो है, लेकिन एमआरएनए जो यूकैरियोट का होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होगा। तो एक बात बताओ, जब डीएनए का यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा अगर ट्रांसक्रिप्शन में जाए तो एचएनआरएनए बनाए तो उसमें तो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों आएगा, तो इतना ही बड़ा टुकड़ा वहां भी बनेगा एचएनआरएनए का। लेकिन जैसे आप एचएनआरएनए को प्रोसेसिंग के थ्रू एमआरएनए में कन्वर्ट कर दोगे बेटा, आप बताओ इंट्रॉन बेकार है तो इंट्रॉन तो हटा दोगे क्योंकि एमआरएनए में होता ही नहीं है। इंट्रॉन हटाते ही आप बताओ केवल एक्सॉन बचेंगे, तो जो एक्सॉन जुड़ेंगे आप बताओ जो एमआरएनए बनेगा वो एक्चुअल डीएनए की लेंथ से तो छोटा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैच्योर एमआरएनए बनता है, क्या वो डीएनए की नेटिव या ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है? गलत बात। एचएनआरएनए ओरिजिनल लेंथ ऑफ डीएनए के तो बराबर होता है क्योंकि एक्सॉन इंट्रॉन दोनों में है, लेकिन जो मैच्योर एमआरएनए है इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नेटिव और ओरिजिनल डीएनए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, ये तो था यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक। इसका मतलब आज के बाद जब भी किसी यूकैरियोटिक डीएनए को आप देखेंगे, जैसा कि मैंने एक टुकड़ा यहां पर ले रखा है, किसी भी यूकैरियोटिक डीएनए को आप देखेंगे तो उसमें आपको एक तो नजर आएगा एक्सॉन, एक आएगा इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन, ऐसे नजर आएंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये तो लगातार स्प्लिट है, तो दैट जीन यहां से लेके अगर यहां तक का मैं टुकड़ा इसमें ले लूं, ये किसी ना किसी बड़े डीएनए का टुकड़ा ही तो होगा, तो ये फ्रेगमेंट ही तो हुआ, और हर फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो आप बताओ, यहां पे मैंने लिख दिया जीन, लेकिन एक्सॉन और इंट्रॉन में ये लगातार स्प्लिट है, सो कॉल्ड एज द स्प्लिट जीन। तो आप बताओ यूकैरियोट के अंदर, यहां यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर हमेशा क्या पाया जाएगा? स्प्लिट जीन, और साथ में दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होगा। याद रखिएगा, एक्सॉन इंट्रॉन कहां है? यूकैरियोट में, वो अरेंज है स्प्लिटेड फॉर्म में, सो स्प्लिट जीन बोलते हैं। बोले सर यहाँ पे ये किसी बड़े डीएनए का टुकड़ा हुआ तो जीन हो गया, स्प्लिट है इसलिए स्प्लिट जीन। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अब ये कहा गया कि ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट या स्प्लिट जीन का प्रेजेंट होना ये क्या है? स्प्लिट जीन का मतलब है एक्सॉन, ऐसी जीन, ऐसा डीएनए का टुकड़ा जो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों से बना हुआ हो। तो आप बताओ, यहाँ पे जीन कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों से, दैट इज कॉल्ड द स्प्लिट जीन। A split gene represents the ancient feature of genome। मतलब मैंने आपसे कहा यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम, मतलब पहले के समय में भी बहुत सारा पार्ट नॉन फंक्शनल या अनएक्सप्रेस्ड हुआ करता था, आज की डेट में भी ऐसा है। सो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। तो अच्छा, स्प्लिट जीन है किसकी वजह से? इंट्रॉन की वजह से। तो आप बताओ, इंट्रॉन जो रिप्रेजेंट कर रहा था वही स्प्लिट जीन भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है।
रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, रिप्रेजेंट ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टर, एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, मतलब पहले की बात, मतलब प्रिमिटिव कैरेक्टर, वो भी तो वही एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और अब जो ये अरेंजमेंट है एक्सॉन का इंट्रॉन के साथ, इंटरप्शन के साथ, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ एक्सॉन्स विद इंटरप्शन ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो आप बताइए, जीन समझ में आया, सिस्ट्रॉन आया, स्ट्रक्चरल जीन आया, यूकैरियोटिक डीएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन आया, स्प्लिट जीन आया, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट आया, और एचएनआरएनए के बहुत सारे नाम मैंने बताया, एमआरएनए एचएनआरएनए में कैसे क्या प्रेजेंट होगा ये बताया। नेक्स्ट आइए, यहां पर बच्चों एक मैंने वर्ड बताया था कि सिस्ट्रॉन जो है अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, सिस्ट्रॉन डीएनए का वही सेगमेंट है ना जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, तो पॉलीसिस्ट्रॉन। आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेके प्रूव कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक बैक्टीरिया की सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आप बताओ उसके अंदर डीएनए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक्सॉन्स तो होते ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक्सॉन्स एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड कोड करते हैं, मतलब सिस्ट्रॉन बोलेंगे ही बोलेंगे, वो स्ट्रक्चरल जीन भी होंगे। तो हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब यहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिल जाए तब ये प्रूव हो जाए कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। आइए मैं इस बात को डिफाइन करता हूं। यहां पर मेरे पास बच्चों बहुत गौर से सुनिएगा, यहां पर हमें प्रोकैरियोटिक डीएनए लिया और प्रोकैरियोटिक डीएनए बहुत बड़ा था और उस बहुत बड़े डीएनए का एक पर्टिकुलर टुकड़ा हमने लिख लिया। तो आप देख रहे हैं मैं लगातार एक्सॉन 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 एक्सॉन, मतलब यहां पर क्या नहीं दिखाया है मैंने? इंट्रॉन कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहां पर इंट्रॉन्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो एक्सॉन 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 दिखा दिया, लेकिन मैं यहां पे एक्सॉन जैसे ही दिखाया मैंने कहा सर ये बताइए इंट्रॉन तो है ही नहीं है। हाँ नहीं है, एक्सॉन एक्सॉन है, मतलब पूरा डीएनए ही एक्सप्रेस्ड है, पूरा डीएनए ही फंक्शनल है। ऑल जीन्स आर एक्सप्रेस इटसेल्फ, होल डीएनए इज फंक्शनल। तो हमने कहा हाँ, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए का कोई एक ऐसा टुकड़ा या तिनका नहीं है जो बिल्कुल कभी एक्सप्रेस ना हो। हमेशा हर एक टुकड़ा किसी ना किसी कैरेक्टर, फीचर, प्रॉपर्टी ऑफ उस ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेस होता है, प्रोडक्ट बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जाता है। तो हमने कहा ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि भैया एक्सॉन है, बोले ठीक। मैं यहां पे छोटे छोटे टुकड़े लेता हूं, ये है स्ट्रक्चरल जीन 1, ये है स्ट्रक्चरल जीन 2, ये है स्ट्रक्चरल जीन 3। ओके, बोले सर ये 1 2 3 आपने कैसे नाम दिया? ऐसे नहीं दिया, पहले मैंने डीएनए का एक पार्ट लिया, प्रोकैरियोटिक डीएनए का, एक्सॉन 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 सब था। उसके बाद हमने उस टुकड़े को ट्रांसक्रिप्शन में डाल दिया। तो बोले सर ये कहां होगा? बोले प्रोकैरियोट है साइटोप्लाज्म में होगा, और उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बन गया और डायरेक्टली मैच्योर एमआरएनए आ गया, क्योंकि एक्सॉन एक्सॉन था, एक्सॉन एक्सॉन ही मिल गया। लेकिन जब एमआरएनए हमने देखा, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इतने बड़े डीएनए सेगमेंट का केवल एक एमआरएनए आएगा, लेकिन जब एमआरएनए आया तो यहाँ पे 1 2 3 एमआरएनए आ गया। और जब मैंने ट्रांसलेशन के लिए बोला कि ट्रांसलेशन करा दो, बोले सर वो कहां होगा? प्रोकैरियोट है साइटोप्लाज्म के अलावा कोई जगह ही नहीं है बच्चों। तो यहां पर हमने कहा साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी दोनों कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। तो हमने कहा, बोले सर ट्रांसक्रिप्शन भी ट्रांसलेशन भी दोनों कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो जब हमने इसका ट्रांसलेशन कराया तो हमें यहां पर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई। अगर एक हमें मिलती तब तो एक नाम देते, जब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई तो हमने कहा ये तो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब ये जो टुकड़ा है ये मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। और जब भी कोई टुकड़ा अगर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन कोड करे तो यही तो हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, इसी को तो बोलते हैं, यही तो डिफाइन कर रहे थे। बोले ठीक है, बोले आगे बताओ। बोले ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन 3 एंजाइम बना रही थी, E1 E2 E3। तो एक बात बताओ मेरे भाई, जब 3 एमआरएनए है, 3 यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन है, 3 एंजाइम है अलग अलग, तो आप बताओ यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3 ही तो नाम दोगे। तो यहाँ जब हमने ये रिजल्ट देखा, 3 एमआरएनए 3 पॉलीपेप्टाइड चेन 3 एंजाइम, तब मैंने उसका नाम दिया स्ट्रक्चरल जीन 1 2 और 3। तो आप बताओ यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में हो गया। ठीक है, अब याद भी रखिएगा स्ट्रक्चरल जीन का मैंने एक नाम दिया बेटा Z
और एक है Y, एक है A, ऐसे रैंडम नाम दे दिया ZYA। स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3 है, ZYA नाम दे दिया। और यहां पर हमने क्या किया कि 3 एंजाइम जब बने तो हम इन तीनों के नाम भी याद कर लिए कि Z जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रही है, Y जीन जो है परमिएज एंजाइम बना रही है, और A जीन जो है ट्रांसएस्टाइलेज एंजाइम। ऐसे ही बता दिया, एक एग्जांपल है। तो आप बताओ, हम तो पॉलीसिस्टोनिक प्रूव कर रहे थे, आगे फ्यूचर में आपको ये चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान रखें, यहां पर पॉलीसिस्टोनिक को प्रूव भी कर दिया, 3 स्ट्रक्चरल जीन ZYA भी बता दिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की साइट बता दिया, और साथ में यहां पर 3 एंजाइम के नाम भी बता दिए। तो आप याद रखें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम कहां प्रोकैरियोट के अंदर बनेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में mRNA बन रहा है, और साथ में ट्रांसलेशन यहां पर कहां होना है, साइटोप्लाज्म में। आप बताओ, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये mRNA बन गया और अगला mRNA बन रहा है, फिर अगला बनने वाला है, तो आप बताओ उस समय पे क्या राइबोसोम इंतजार करेगा कि जब तीनों बन जाए तो एक साथ ट्रांसलेशन करे? नहीं, जैसे ही यहां पर ये एक mRNA बन के तैयार होगा, तुरंत राइबोसोम उसके ऊपर अटैच होके वहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देगा। तो आप कहोगे सर ये कैसे, अभी तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन कई बार पूरा होने के पहले ही, कई बार ट्रांसक्रिप्शन जो है साइटोप्लाज्म में पूरा होने के पहले ही प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है और पीछे ट्रांसलेशन होता जाता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ साइमल्टेनियसली कपल्ड रिएक्शन के तौर पे क्या कभी चल सकती हैं? बिल्कुल चल सकती हैं, और चलती हैं केवल प्रोकैरियोट के अंदर। सो साइटोप्लाज्म के अंदर कैन बी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन साइटोप्लाज्म of the prokaryotic bacteria can be coupled simultaneously, ये लगातार एक साथ चल सकती हैं। तो बोले सर ठीक है, ये पॉलीसिस्टोनिक हमें आ गया कि डीएनए का कोई टुकड़ा अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टोनिक। ठीक, अब हम ऐसे ही आपको मोनोसिस्टोनिक प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए, हमने कहा, आप बताओ, यहाँ पे एक्सॉन कहीं भी इंट्रॉन डीएनए में था क्या? नहीं था। क्या इंट्रॉन mRNA में था क्या? नहीं था। तो इंट्रॉन प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है। तो अब आप कहोगे सर इसका नुकसान क्या है न होने का, और यूकैरियोट में होने का क्या फायदा? इसको एक सेकंड इंतजार करिए, आपको अगले मिनट आपको ये आंसर मिल जाएगा। आइए यहाँ पर एक एग्जांपल प्रूव करते हैं मोनोसिस्टोनिक। तो हमने ले लिया यूकैरियोटिक डीएनए। तो आप कहोगे सर इसमें एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन ये बनाना पड़ेगा। तो एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन बना दिया, बोले ठीक है। अब इसको ट्रांसक्रिप्शन में हम भेजे, तो हमने कहा हमें नहीं पता है कि ये मोनोसिस्टोनिक है पॉलीसिस्टोनिक। हमें जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी तो मोनो बोल देंगे, एक से ज्यादा मिलेगी तो पॉली बोल देंगे। हमें एक से ज्यादा मिली तो पॉली बोल दिया। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पर यूकैरियोट है, तो यूकैरियोट के अंदर डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन हम कराएंगे। हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन करा दिया जाए, तो कहाँ होगा ट्रांसक्रिप्शन? न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर तुरंत mRNA नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पर बनता है बेटा हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए या HNRNA। हेट्रो इसलिए आया क्योंकि डिफरेंट इंट्रॉन एक्सॉन दोनों प्रेजेंट हैं। दैट इज द अनस्टेबल, अनप्रोसेस्ड, इनमेच्योर, इनएक्टिव, नॉन फंक्शनल, ये HNRNA होता है। ये किसी काम का अभी नहीं है, इसको काम का बनाना है। अब बताओ, क्या हम इंट्रॉन को आगे लेके जा सकते हैं? ये हमारे किसी काम का है? नहीं। तो इंट्रॉन को हमें हटाना पड़ेगा, उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस में ही क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग। और दैट प्रोसेस, अब आप बताओ यहाँ प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट में करनी पड़ी? नहीं। अब इसमें प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर बेटा एक टोपी पहनाते हैं। यहाँ पर हमेशा 5' एंड पे हम लोग एक टोपी पहनाते हैं, कैप। दैट इज कॉल्ड कैपिंग। मतलब HNRNA को जब हम लोग कैप पहनाते हैं 5' एंड पे, तो दैट इज कॉल्ड कैपिंग। और 3' एंड पे हम लोग टेल यहाँ पर जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेलिंग। यार ये बताओ, टोपी पहनाना कैपिंग 5' एंड पे, और टेल लगाना, पूंछ लगाना 3' एंड पे, दैट इज टेलिंग। और इंट्रॉन हमारे काम का नहीं है, तो यहां पर इंट्रॉन को हमें हटाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर कैपिंग तो हमने कर दी कहां? 5' एंड पे, और टेलिंग कर दी कहां? 3' एंड पे। और जब इंट्रॉन को हटाएं,
इंट्रॉन को क्या करें, रिमूव करें और एक्सॉन को जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग। इसके लिए लगता है क्या, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो आप बताओ काटने के लिए आरएनए को काटना है तो राइबो न्यूक्लियर, राइबो एंडोन्यूक्लियर चाहिए ही चाहिए, फिर आरएनए को एक्सॉन्स को जोड़ना है तो आरएनए लाइगेज चाहिए, एटीपी चाहिए, Mg+2 चाहिए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए SNRNA भी चाहिए होता है और स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन SNRNP भी चाहिए होता है। तो आप बताओ यहां पर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स वहीं लगेगा ना जहां स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग तब होगी जब प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग तब होगा जब एचएनआरएनए बनेगा और एचएनआरएनए यूकैरियोट में बनेगा, यूकैरियोट में तब बनेगा जब उसमें इंट्रॉन होगा, तो यूकैरियोट डीएनए में इंट्रॉन होता है। तो ये सवाल सीबीएसई के अंदर ये पूछा गया है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स किसके अंदर पाया जाता है या किसके अंदर नहीं पाया जाता। दोनों तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं कहूं एनिमल में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। यूकैरियोट है, फंजाई में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। 100% प्लांट में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अब आप कहो किसमें नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया में स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं पाया जाता है क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे चल के हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ये बात डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो हमने कहा ये क्या है, एमआरएनए। यहां पर क्या कर दिया, एचएनआरएनए से एमआरएनए हमें आना है। अब आप देखो यहां डायरेक्ट एमआरएनए मिल गया था आपको, जबकि यहां पे आपको एचएनआरएनए मिला, इसीलिए तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोला क्योंकि फर्स्ट टाइम यही मिला। ओके, और दूसरे नंबर पे बोला गया कि फर्स्ट टाइम ये मिला लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग जो यहां नहीं करनी थी। तो हमने कहा अब क्या होगा, एमआरएनए हमें न्यूक्लियस के अंदर मैच्योर मिल गया, जिसके 5' एंड पे कैप लगी हुई है, टोपी लगी हुई है, 3' एंड पे पूंछ लगी हुई, टेल लगी हुई है और इंट्रॉन बिल्कुल हटा दिए गए। तो अब आप कहोगे कि सर मैच्योर एमआरएनए की जो एक्चुअल लेंथ है वो यहाँ पे एक्चुअल डीएनए या एक्चुअल डीएनए सेगमेंट या एक्चुअल जीन से हमेशा छोटी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इंट्रॉन्स कभी भी पाए नहीं जाते हैं, यहाँ पर कभी भी इंट्रॉन्स पाए नहीं जाते हैं। अच्छा, इसी एमआरएनए से अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना लें तो क्या उसमें इंट्रॉन ला पाएंगे? नहीं। तो आप बताओ जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आप एमआरएनए से डीएनए सेगमेंट बनाओगे तो उसमें इंट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए उस डीएनए का जो एमआरएनए से आपने बनाया उसकी लेंथ भी हमेशा स्मॉलर देन द ओरिजिनल या नेटिव डीएनए। दैट इज द cDNA मेथड ऑफ द सिंथेसिस या फिर cDNA मेथड इसे बोला जाता है, जो एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, एमआरएनए आपको मैच्योर मिल गया। अब कहां पे, अब एमआरएनए जब मिल गया तो आप बताओ प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन चाहिए, और ट्रांसलेशन कहां होगा, जहां राइबोसोम होगा। राइबोसोम कहां एक्टिव है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में एक्टिव है राइबोसोम, वहां पे होना है ट्रांसलेशन। और एमआरएनए कहां मिला हुआ है आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो आप बताओ न्यूक्लियस से आपको साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को भेजना पड़ेगा, तो ट्रांसफर ऑफ द मैच्योर एमआरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसे ही साइटोप्लाज्म जाएगा, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और यहाँ पर एक एंजाइम बन जाएगा। तो हमेशा 1 जीन 1 एंजाइम, एक जीन जो है यहाँ पे हमेशा एक ही एंजाइम का फॉर्मेशन यूकैरियोट में करती है, क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है डीएनए, मोनोसिस्ट्रॉनिक। कैसा होता है बच्चों, मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब तो दिमाग बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए आपके। आइए हम लोग, एक तरफ है प्रोकैरियोटिक डीएनए, एक तरफ है यूकैरियोटिक डीएनए, इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो यहाँ पर डिफरेंस में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोटिक डीएनए कैसा है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। यहाँ पर एक्सॉन केवल है, केवल एक्सॉन है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोकैरियोट में क्या है, केवल एक्सॉन है, इंट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। जबकि यहाँ पर एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है यूकैरियोट में। यहाँ पर स्प्लिट जीन है क्या, ना तो स्प्लिट जीन है ना ही स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, दोनों नहीं है। जबकि यहाँ स्प्लिट जीन भी है और स्प्लिट जीन अरेंजमेंट भी है। यहाँ पर क्या इंट्रॉन है क्या, नहीं है। तो रिपीटेटिव डीएनए है, नहीं है। यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए है, जंग डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए है, इंट्रॉन के फॉर्म में वही तो है। ओके, यहाँ जो प्रोकैरियोट का डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जनरली सर्कुलर होता है, नेकेड होता है। नेकेड का मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है, विदाउट हिस्टोन पाया जाता है। तो यहाँ का जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, नेकेड, विदाउट हिस्टोन होता है। जबकि यहाँ पे अगर यूकैरियोटिक डीएनए देखें बच्चों तो ये भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड बट लीनियर, और साथ में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। आइए
अगर मैं कहूं इसके अंदर इंट्रॉन नहीं है, इसके अंदर कोई भी स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं है, सारे एक्सॉन हैं, तो मैं कह सकता हूं होल डीएनए मतलब पूरा डीएनए, या फिर जितना फ्रेगमेंट है मतलब ऑल जीन्स आर फंक्शनल। बिल्कुल सही बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, होल जीन्स या फिर होल डीएनए आर फंक्शनल, दैट इज कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। मतलब हर एक टुकड़ा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, वो हमेशा किसी ना किसी प्रोटीन को, किसी ना किसी एंजाइम को या फिर किसी ना किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा होगा। मतलब ऑल जीन्स आर एक्सप्रेस इटसेल्फ, सारी जीन्स क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। बहुत गौर से ये लाइन सुनिएगा, आगे मैं इसी पे जवाब दूंगा आपका कि यहां पर अब आप बताओ, यहां पे जब इंट्रॉन है ही नहीं है तो क्या कभी भी एचएनआरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। इमेच्योर एमआरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। डायरेक्टली क्या बनेगा? मैच्योर एमआरएनए। तो आप बताओ कभी भी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी? टेलिंग नहीं करनी पड़ेगी। टेलिंग, कैपिंग, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। तो कभी भी इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। और एक बात और, यहां पर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कभी भी रिक्वायर नहीं होगा। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो है वो कभी भी यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्या जरूरत है यहां पे जब प्रोसेसिंग ही नहीं होना है? जबकि उधर आइए, अब आप देखें यहां पर अगर बात की जाए बच्चों, तो ये ओनली एक्सॉन्स एक्सप्रेस, केवल एक्सॉन एक्सप्रेस होंगे, इंट्रॉन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होंगे। जबकि यहां पर अगर पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि प्रोसेसिंग क्या होगी? बिल्कुल होगी। यहां पर क्या बोला जाएगा? प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस होगा। क्या क्या होगी? कैपिंग होगा क्या? हाँ होगा। किस डैश पे? 5 डैश पे। यहां टेलिंग होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहां स्प्लाइसिंग होगा क्या? बिल्कुल होगा। और साथ में यहां पर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? 100% पड़ेगी। तो यहां पर ये रिक्वायर्ड होगा, जबकि वहां पर रिक्वायर्ड नहीं था। क्यों रिक्वायर्ड होगा ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये है बेसिक बात। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो आपको काम आएगी, लेकिन लास्ट में एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूं बेटा। एक सवाल मेरा छूटा हुआ है जो मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों ये बताओ, प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर देख रहे हैं इंट्रॉन नहीं है, और यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर इंट्रॉन है। यूकैरियोटिक डीएनए एडवांस है, प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या है? प्रिमिटिव है। तो आपका एक सवाल होगा कि सर जो एडवांस में होगी जो चीज, मतलब इंट्रॉन, उसका फायदा होना चाहिए, और खास बात कि जिसमें नहीं है उसमें नुकसान होना चाहिए। बोले हाँ। आप आइए यहां पे दोबारा लौट के आप बताइए, अगर यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर मैं बोलूं तो एक्सॉन भी है जो कि लेस देन 2% है, बहुत कम है, और इंट्रॉन भी है जो कि 98% है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक बहुत बड़ा डीएनए है जो लगभग 2.2 मीटर का ह्यूमन सेल के अंदर पाया गया। उस यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर 98% से ज्यादा डीएनए जो है वो बेकार है, कुछ नहीं कोड करता है, और 2% से कम डीएनए जो है वो एक्टिव है, फंक्शनल है। लेकिन वो 2% डीएनए 98% के बीच में बिखरा हुआ है, और या फिर यूं कहिए कि उन 2% के बीच में 98% जगह जगह घुसा हुआ है। तो हमने कहा इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे 98% रिपीटेटिव या बेकार डीएनए। बोले सर इसका फायदा ये है कि यदि मान लीजिए किसी भी रीजन से, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल, किसी वजह से यदि म्यूटेशन हुआ, तो आप बताओ म्यूटेशन होने के चांसेस तो हैं। अल्ट्रावायलेट रेस से लेके बहुत सारे केमिकल एजेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। आप बताओ अगर म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन यूकैरियोटिक डीएनए में 98% में होने की प्रोबेबिलिटी है या 2% में? तो आप कहोगे सर जो ज्यादा होगा उसी में होने की पॉसिबिलिटी होगी, तो मैं कहूंगा इसका मतलब 98% में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हाँ, मतलब इंट्रॉन में म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन इंट्रॉन तो कुछ कोड ही नहीं करता है। तो आप बताओ इंट्रॉन में जब अगर म्यूटेशन हो भी जाएगा तो क्या स्पीसीज की, क्या इंडिविजुअल की, क्या ऑर्गेनिज्म की कोई आइडेंटिटी, कोई इंडिविजुअलिटी कभी भी किसी तरीके से चेंज होगी क्या? कभी नहीं चेंज होगी। उसका फीचर, उसका
प्रॉपर्टी, उसका कैरेक्टर कभी भी चेंज होगा क्या, उसके लिविंग पे कभी भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, उसकी वाइटलिटी पे कभी कोई फर्क पड़ेगा क्या, कभी नहीं, क्योंकि इंट्रॉन कभी कुछ कंट्रोल नहीं करता। और दूसरी बात, उस 2% को इसने म्यूटेट होने से बचा भी तो लिया, क्योंकि 98% खुद है बच्चों, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाती। तो इंट्रॉन के रहने का फायदा यह है कि इंट्रॉन के रहने से बहुत रेयर म्यूटेशन ऐसे हैं जो ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी को बदल सकते हैं। तो आप बताओ, स्लो म्यूटेशन हो गया या रेयरली म्यूटेशन हो गया? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं कहूं प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर अब्सेंट है इंट्रॉन, बताओ इसका क्या नुकसान है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पूरा डीएनए फंक्शनल है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पूरा डीएनए बच्चों फंक्शनल है, एक्सप्रेसिव है, कुछ ना कुछ कंट्रोल करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, कैरेक्टर जीन, कैरेक्टर प्रॉपर्टी और फीचर कंट्रोल करता है। आप बताओ, किसी एक छोटे से टुकड़े में अगर म्यूटेशन कहीं भी हुआ पूरे डीएनए में, तो वो फीचर प्रॉपर्टी कैरेक्टर को बदल देगा, क्योंकि वो पॉलीपेप्टाइड चेन को बदल देगा, क्योंकि वो वहां पे डीएनए के उस हिस्से को अफेक्ट कर देगा जो एक्सप्रेसिव था, जो फंक्शनल था, जो यहां पे जीन कंट्रोल करती थी किसी ना किसी प्रॉपर्टी को। तो आप बताओ, अगर लगातार ऐसे म्यूटेशन 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार इसकी जिंदगी में हो गए, तो जो ऑर्गेनिज्म ये पहले प्रोकैरियोट था, जो बैक्टीरिया था, क्या वो अब रह गया क्या? नहीं, अब तो इतना चेंज हो गया है म्यूटेशन की वजह से कि अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भी लॉस कर चुका है। इसी वजह से प्रोकैरियोट्स के अंदर ज्यादा तेजी से म्यूटेशन होते थे, क्योंकि उनमें इंट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते थे, रिपीटेटिव डीएनए नहीं पाया जाता था, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी लगातार बार बार उनमें बहुत तेजी से म्यूटेशन होता था। और आज की डेट, इसीलिए वो अनस्टेबल भी ज्यादा होते थे। और आज की डेट में अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या हैं? बहुत स्टेबल हैं, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर 98% जो बेकार डीएनए है वो 2% को छुपा लेता है, बचा लेता है, म्यूटेशन होने से रोक लेता है, स्लो म्यूटेशन कर देता है और रेयर म्यूटेशन कर देता है। जबकि 98% में सबसे ज्यादा चांसेस हैं जो कि कभी कुछ कंट्रोल करता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्या क्या जीन, सिस्टोन, स्ट्रक्चरल जीन, यूकैरियोटिक डीएनए, एक्सॉन, इंट्रॉन, एचएनआरएनए, एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, और किस तरीके से पॉलीसिस्टोनिक है और किस तरीके से मोनोसिस्टोनिक है। प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है। तो ये बेसिक्स है जो ट्रांसक्रिप्शन में आपकी बड़ी मदद करेगा, जो बहुत कंसेप्चुअल है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।